नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, जो मुज्तबा खामेनेई है, उनके जो वरिष्ठ सैन्य सलाहकार है, मोहसिन रजई, उन्होंने कहा कि ईरान की शर्त स्पष्ट है, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएँ। कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं सालों से ईरान पर, उन प्रतिबंधों को हटाने की बात कही है। उसके अलावा कहा है कि अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी भी तरह की दखल-अंदाज़ी न करने की ठोस गारंटी दी जाए। इसके अलावा रज़ाई ने ये भी कहा कि पूरी ताकत के साथ ईरानी सेना ऑपरेशन चला रही है और हमारे दुश्मन को जवाब देने के हम पूरी तरह से जवाब देने में हम सक्षम हैं और इसके पहले जो है देखिए ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ भी कह चुके हैं कि देश के लोग हमलावरों को पूरी सज़ा देने की माँग कर रहे हैं। तो साफ-साफ है कि ईरान जो है अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है और अमेरिका अपने बयानों से लगातार पलट रहा है, लगातार बदल रहा। कल भी देखिए कहा ट्रंप ने कि हमने 5 दिन की और मोहलत दे दी है और कहा कि हम बात कर रहे हैं ईरान से। दूसरी तरफ देखिए मोहसिन रजई जो है वो कह रहे हैं कि युद्ध 1 हफ्ते के भीतर ही खत्म हो सकता था, लेकिन इज़राइल की वजह से ये जारी रहा और उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका युद्ध विराम के लिए तैयार था, संघर्ष खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले जारी रखने पर जोर दिया और जिससे जंग लंबी खिंच गई। और अब जो है कहना है ईरान का, अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि संघर्ष में जीत का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो समझौते की बात कर रहा है। वो डराता है और फिर जो है वो तैयार करता है समझौते के लिए। इस बीच ये नेतन्याहू का भी बयान आया हुआ है कि नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और लेबनान पर हमले जारी रहेंगे और सोमवार शाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देशों के ज़रूरी हितों की रक्षा करेगा और नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इज़राइल ने जो सैन्य सफलता हासिल की है, उसे अब एक समझौते में बदला जा सकता है। तो इज़राइल भी जो ऑपरेशन है या कहिए जो जंग है, वो जारी रखने की बात कर रहा है और अमेरिका हटने की बात कर रहा है, चूँकि अमेरिका को पता चल गया है कि इस युद्ध से उसका फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। और देखिए अब ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो है अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की तीनों साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान के अखबार ने खबर दी है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये जो ईरान की शर्त है और ईरान की शर्त है कि ईरान से प्रतिबंध हटाए जाएँ, अमेरिका ये वादा करे कि हम कभी आगे ईरान पर हमला नहीं करेंगे और इसके अलावा ये कि जो उसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए। ये अमेरिका से वादा कौन लेगा? क्या पाकिस्तान की हिम्मत है? क्या तुर्की की क्षमता है? देखिए, दरअसल संकट ये हो गया है कि अब गाँव में भी देखते हैं कि जब 2 बड़े लोग ही लड़ रहे होते हैं, तो छोटे-छोटे लोग उनमें मील-मिलाप नहीं करा सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि वैसे ही कोई बड़ा या जिसका विश्वास हो, जिसका भरोसा हो, वही जो है ये काम करा सकते हैं। अब ये जो ये पाकिस्तान जो कह रहा है, दुनिया के कूटनीति में पाकिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान जो है हमेशा पेंडुलम की रहा, जिधर से उसको सहायता चाहिए थी उधर झुक जाता रहा और ईरान के साथ इधर संबंध खराब हुए। आसिम मुनीर ने जिस तरह का बयानबाज़ी की है, जो ईरान का समर्थक है, जो ईरान जिसको जीतता हुआ नज़र आना चाहिए, वो जाए ईरान, ईरान ये भी देख रहा है। ईरान ये देख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, उसके साथ नहीं खड़ा है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कल, कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं और हमें इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज देखिए मीडिया में खबर है कि सरकार जो है वो लेके आ रही है, महिला आरक्षण पर बात करने जा रही है।
और कहा जा रहा है कि 2029 चुनाव से पहले 33% का महिला आरक्षण लागू हो जाएगा और लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी, महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 273 पहुंच जाएगी। लेकिन ये होगा तो 2029 के चुनाव में, मध्यावधि चुनाव तो होना, लेकिन उसकी तैयारी, उस पर चर्चा ये शुरू हो जाएगी। और ये कहा है कि इस सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं और इसमें महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 और महिला सांसदों की आरक्षित सीटें 273 हो जाएंगी। अभी तो कोई आरक्षित सीट महिलाओं के लिए है नहीं, एसटी एससी के लिए आरक्षित है लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। तो 273 सीटें महिलाओं की होगी। तो इसमें देखिए 2 स्थितियां, एक तो नया परिसीमन होगा, लोकसभा की सीटें बढ़ानी है, लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए तमाम अभी झगड़ा होना है, चूंकि जो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका मानना है कि हमने जो है जनसंख्या कंट्रोल किया, हमने अपने राज्य के भीतर जागरूकता पैदा की लोगों में, हमने लोगों को बेहतर बनाया, समाज बेहतर बनाया, शासन अच्छा किया, लेकिन हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारी सीटें कम हो जाएगी साउथ की। दूसरी तरफ नॉर्थ है, जो हिंदी पट्टी है, जिनकी जनसंख्या बढ़ती रही, इन्होंने कोई सुधार के उस तरह के काम नहीं किया और हमेशा कहते रहते हैं, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, ये उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो या तमिलनाडु के नेता हो, कि हिंदी पट्टी के लोग जो है वो लगातार कीचड़ फैलाते रहते हैं। और बीजेपी भी ने जो तरक्की की है, बीजेपी ने जो किया है, और जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो तमाम गैर हिंदी प्रदेश के लोग मानते हैं कि ये बीजेपी उन्हीं पट्टी में है, उन्हीं इलाकों में है जहाँ पे ये भीड़ चाल है, ये जो हिंदी वाले हैं, जो अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और इन्हीं का नंबर बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन प्रदेशों की में लोकसभा की सीटें ज़्यादा बढ़ने वाली है बनिस्पत गैर हिंदी प्रदेशों के। और इस बात को लेकर गैर हिंदी प्रदेशों में एक अलग किस्म की नाराज़गी है और वो अभी सेटल नहीं हो पाया। तो जब ये सीटें बढ़ाएँगे, 543 से 816 करेंगे, तो देखिए पूरा 273 सीटें नई लाई जाएगी। 543 में 273 अगर महिलाओं की सीटें आरक्षित की जाएँगी, तो 816 सीटें होंगी। यानी पूरे तौर पे जो आरक्षित सीटें हैं, वो बढ़ाई जाएँगी। ये 543 सीटें जो मौजूदा दौर में हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 273 नई सीटें आएँगी जो महिलाओं के लिए, ये सरकार की कोशिश है। लेकिन क्या इसके लिए विपक्ष या कहिए जो दक्षिण के जो राज्य हैं, वो सहमत होंगे? अभी उस पर बड़ा झमेला होना है। फिर देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को, मंडे को एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक, कांग्रेस को साथ नहीं लिया, ये समझने वाली बात है। एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते पेश किया जा सकता है। तो अभी अब सहमति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 543 से जो 816 करेंगे, कहाँ कितनी सीटें, किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी। और आपको पता ही है कि 2023 में हंगामा करके जो नया संसद बनाया गया है, संसद भवन, वहाँ इस बिल को लाया गया था। 2023 में बड़ा हंगामा हुआ था और महिलाओं के लिए हमने आरक्षण ला दिया वगैरह-वगैरह, क्या-क्या तमाशे किए थे। लेकिन अभी जो है जनगणना भी नहीं हुई, जनगणना कब होगी ये पता नहीं। और अब कहा जा रहा है कि सरकार का प्रस्ताव है कि जो पुरानी जनगणना है, यानी जो है 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर परिसीमन किया जाएगा और यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। अब ये बताइए कि पहले तय किया था कि जो है जनगणना 2021 के बाद 2026 में जनगणना होगी, उसके बाद हम नया परिसीमन करेंगे कि विधान लोकसभा सीट को कैसे हम बढ़ाएँगे। अब ये कह रहे हैं कि नई जनगणना का इंतजार नहीं करेंगे और सीधा 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन लागू कर देंगे। और ये क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है कि जो देश के जो हालात हैं मौजूदा समय में, राहुल गांधी ने कल कहा था, देखिए राहुल गांधी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन और इसीलिए ये लोग भी देखिए कांग्रेस को बाहर कर दिया। अमित शाह जी ने मीटिंग नहीं की कांग्रेस के साथ, गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के साथ मीटिंग की और एनडीए के जो सहयोगी दल। तो गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल हैं, उसमें कौन-कौन दल हैं? उनकी क्या हैसियत है देश के पूरे मानचित्र पे देखिए। बंगाल में भी लड़ाई चल रही है, तमिलनाडु में लड़ाई चल रही है। दोनों प्रदेशों में बीजेपी और सीधे वो दल आमने-सामने हैं। बाकी जो हिंदी पट्टी का प्रदेश है, वहाँ कांग्रेस सामने है। क्या वो आरजेडी के साथ मीटिंग की उन्होंने? क्या समाजवादी पार्टी के साथ मीटिंग की? और क्या ये कोशिश जो है कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसमें तोड़
उसमें जो है तो फूट डालने की एक कोशिश भी मानी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जब आप कह रहे थे कि 2000 नई जनगणना के आधार पर परिसीमन करेंगे और 2029 के बाद ही होना था, अचानक क्यों लेकर के आए अभी? कल अपने देश की क्या हालात है युद्ध के समय, वो आपने चर्चा की, और आज आप लेकर के आ रहे हो कि हम जो है आरक्षण पे बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो है युद्ध पे बात नहीं करेंगे। ये जो संकट आने वाला है देश में, जो संकट आने वाला भी नहीं, संकट आया हुआ है देश में, गैस, तेल, खाद, महंगाई की जो समस्या आने वाली है, उस पर बात करने को सरकार तैयार नहीं। और संसद में ये बहस न हो, इसीलिए इसने जो है आरक्षण का शगुफा छोड़ा है, ताकि वो कह सके पूरे मीडिया के थ्रू कि देखिए महिला आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं चाहती है महिला आरक्षण पे बात। ये ड्रामा रचेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस पे चर्चा होनी जरूरी है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो और तमाम देश के नागरिकों को भी सोचने की जरूरत है कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा, हम लोग तो लगातार बोलते रहे, जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है तब से हम लोग बोल रहे हैं कि देश को ऐसी पटरी पर नरेंद्र मोदी लेकर के जा रहे हैं जहां सिर्फ हिचकोले हैं, जहां सिर्फ संकट है। और पूरा इतिहास आप पढ़ जाइए, कहीं अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। भारत ने हमेशा जो है पाकिस्तान के साथ दिया। और ये जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें ब्रिटेन की बड़ी भागीदारी थी। जो जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जो ब्रिटिश सत्ता थी, उसकी भागीदारी थी, ताकि यहाँ पे अपना अस्तित्व बना कर रखे। पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है? पाकिस्तान किसी के साथ नहीं खड़ा है। पाकिस्तान को जो पैसे देगा उसके साथ जाके दुम हिलाने लगेगा। वो सऊदी अरब ने पैसे दिए, सऊदी अरब का दुम हिला रहा था। ईरान पैसा दे रहा है, ईरान के साथ दुम हिला रहा है। अमेरिका पैसा दे रहा है, अमेरिका के साथ में दुम हिलाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की स्थिति भी वही पाकिस्तान जैसी कर दी है, दुम हिलाने वाली। हमारी स्थिति अभी दुम हिलाने वाली बन गई है। हम इधर ही दुम हिलाएं, कभी उधर दुम हिलाएं। याद कीजिए, जब तेल सस्ता हुआ था तो ईरान तो तेल खरीद रहे थे ईरान से, तेल खरीद रहे थे वहां से रूस से। और जब प्रतिबंध लगा दिया कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, तो तेल खरीदना हमने बंद कर दिया। न ईरान से तेल खरीदा हमने, न रूस से तेल खरीदा। हम तेल कहीं और से खरीदने लगे। और जब अब कहा अमेरिका ने कि आप तेल खरीद लो उधर से, तो हम खरीदने के लिए दौड़ पड़े। हम ईरान से भी तेल चाह रहे हैं, हम जो है रूस से भी तेल चाह रहे हैं, ताकि हॉर्मुज का रास्ता खुल जाए। लेकिन अब ईरान जो है और रूस जो है, दोनों भारत की औकात को समझ चुका है। वो जान चुका है कि भारत हमारे साथ नहीं खड़ा है, भारत अमेरिका के साथ खड़ा है। और अमेरिका ने जब जब धमकी दी, नरेंद्र मोदी झुक गए। ये तो बार बार हुआ। ट्रेड डील, पूरा का पूरा ट्रेड डील देके राहुल राहुल गांधी ने, लगातार राहुल गांधी ने ये बताया कि ट्रेड डील में किस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुए नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो हिंदू मुसलमान करके, वो महिला आरक्षण ला करके कोई और कल पैतरा लाया जाएगा, उसके आरक्षण उसके माध्यम से आम आदमी को किस तरह से भटकाया भरमाया जाएगा, वो देखने को मिलेगा। आप कोरोना याद कीजिए। कोरोना नरेंद्र मोदी ने याद दिलाई है, आप कोरोना याद कीजिए। क्या किया कोरोना में? ताली बजाइए, थाली बजाइए। अस्पतालों में जो है इलाज नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, कुछ पता नहीं है किसको कौन सी दवा देनी है। और ताली बजाइए, थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, ये करते रहे नरेंद्र मोदी। और मीडिया ढोल पीटता रहा कि जो ये जो टीका हमने बना दिया और इस टीका देखिए दुनिया में भेज रहे हैं। ये प्रमाणित हो चुका कि टीका हड़बड़ी में लगाया, बनाया। और वो हमारे यहाँ जो यूपी में कहावत है, बिहार में कहावत है, हड़बड़ी का बियाह, कनपट्टी में सेनुर, वही हुआ। और इस पर हमारे 50 लाख लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा पता नहीं कितना बता रहा है, लेकिन तमाम उस समय बात हुई। सरकारी आंकड़े में तो संसद में कोई चर्चा ही नहीं हुई। कोई जो है इस वजह से मारे गए कि ये उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनको इलाज नहीं मिला समय पर, उनको बेड नहीं मिला। और किस तरीके से गंगा के नीचे, गंगा के रेत में लाशों को दबाया गया था, किस तरह से बाद में दिखा जब नदी का पानी उतरा, ये सबको पता है। सरकार ने उस पर क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन अब जो है हिंदू मुसलमान की भी अति हो गई। ये हिंदू मुसलमान भी नहीं कर रहे। ये हिंदू मुसलमान सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि लोगों का ध्यान जो है बटा रहे। आज मैं सुबह बात कर रहा था, अपनी पत्नी से ही बात कर रहा था। ये इनका हिंदू मुसलमान दरअसल जो है श्रेष्ठतावाद है। देश के पूरे शासन, पूरे
तंत्र पर जो है वो सवर्णों का कब्जा चाहते हैं। ये जो है वो चाहते हैं जो जो ताकतवर है वो सत्ता सुख भोगे। आप देख लीजिए कि आप देश की आज़ादी का अक्सर सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 55 सालों में या 70 सालों में क्या दिया? देश ने जो सबसे बड़ा दिया वो संविधान दिया। इसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार संविधान लेकर के घूम रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि संविधान दिया। संविधान को इसलिए समझिए कि संविधान ही है, इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, किसी धर्म ग्रंथ में समता नहीं। कल शंकराचार्य परसों या कई बार बोल चुके हैं कि आज जाइए मक्का मदीना में क्या गैर मुस्लिमों को एंट्री है? नहीं एंट्री है। धर्म के आधार पर भेदभाव है। वहाँ हिंदुस्तान में भी वो करना चाहते हैं। मंदिरों में प्रवेश नहीं देना चाहते हैं गैर हिंदुओं को। हिंदुओं में भी जो है वो दलितों को प्रवेश नहीं देते। यहाँ भी भेदभाव। तमाम धर्मों में भेदभाव है। अगर उस तरफ से उस तौर पे अगर दीजिए तो बुद्धिज़्म में भेदभाव नहीं। वो भेदभाव अगर नहीं है तो सिखिज़्म में भेदभाव नहीं। लेकिन वहाँ भी आर्थिक भेदभाव है। संविधान कहता है हम किसी तरीके का भेदभाव नहीं मानते, न स्त्री-पुरुष का भेदभाव मानते हैं, न जाति का भेदभाव मानते हैं, न धर्म का भेदभाव मानते हैं, न ही जो है जन्मस्थान का भेदभाव मानते हैं। किसी तरीके के भेदभाव को नहीं मानते हैं। हम भारत के नागरिक को नागरिक मानते हैं और दुनिया के इंसानों को इंसान मानते हैं। हम केवल भारतीयों के साथ न्याय करेंगे इसकी बात नहीं करते, बल्कि दुनिया भर के देश के लोग जो हमारे देश में आएँगे, उनका भी वही सम्मान होगा जो भारतीय नागरिकों का सम्मान है, जो मनुष्य का सम्मान होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। और तमाम धर्मों के होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अगर संविधान को लागू किया, अब वो संविधान व्यवहार में कितना लागू हुआ वो अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन जो गैर बराबरी का जो सारे धर्म के ग्रंथ हैं, उसको हटा करके भारत का संविधान लागू किया जिसमें समता की बात की गई, स्त्री-पुरुष के बीच समता। लिंग भेद नहीं, जाति भेद नहीं, धर्म भेद नहीं, राज्य का भेद नहीं, भाषा का भेद नहीं, किसी प्रकार के भेद को जगह नहीं दी गई। ये हमारा महान संविधान किसने लागू किया? और ये क्या चाह रहा है? ये रजवाड़ों के साथ कल खड़े, आज भी खड़े हैं। जो आज जहाँ पहुँचा है देखिए संविधान जो है वो आम आदमी को बराबर मानता है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो लोग हैं उन्होंने भी किया है। व्यवहार में नहीं लागू हुआ। आज चुनाव लड़ना जो है आम आदमी के बूते की बात नहीं है। मंदिर जाइए, वहाँ भी भेदभाव है कि आप जो है पैसे दीजिए, आपकी लाइन छोटी हो जाएगी। आप सीधा गर्भगृह में उतर जाएँगे, आपकी विशेष पूजा होगी। दूसरे धर्मों में भी पैसा खर्च कीजिए। तो ये जो पैसों वाला जो संसार है, चुनाव जिस तरह के हुए, जिस तरह से चुनाव होते हैं, जिस तरह की बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती हैं, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। अरबों रुपए जब खर्च किए जाएँगे, जो गरीब आदमी है, उसके प्रति कहाँ से संवेदना आएगी? नैतिकता है ही नहीं जब। आप तो ये करते कि आप चुनाव आम आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव कैसे लड़ सके, इसकी व्यवस्था की जाती। लेकिन 40 लाख रुपया खर्च करने की इजाज़त है, विधानसभा में 80 लाख रुपया खर्च करने की इजाज़त है, लोकसभा में। तो आप तो पैसे वालों का खेल कर रहे हैं और यहाँ गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी ये हुई है कि संविधान होने के बाद भी हम जो है गले में कुरान बाँध के घूमते रहे, हम गले में गीता बाँध के घूमते रहे, हम गले में दूसरे धर्म ग्रंथ बाँध के घूमते रहे। संविधान को हमने जो है उस समय जो संसद है, उसके भवन में किसी दराज में उसको रख देने का काम किया। हमने बना लिया संविधान उसको दराज में रख देते। क्या हर नागरिक का ये धर्म नहीं था? हर नागरिक के पास ये मैसेज नहीं पहुँचाना था कि ये धर्म तो गैर बराबरी की बात करता है। ये संविधान है जो बराबरी की बात करता है, समता की बात करता है। हम सब बराबर हैं, ये सिर्फ़ संविधान कहता है, बाकी कोई नहीं कहता, कोई धर्म ग्रंथ नहीं कहता है कि हम बराबर हैं। ये क्यों नहीं कहा? ये क्यों कांग्रेस पार्टी से शिकायत की जाएगी कि आम आदमी के भीतर ये जन जागरण क्यों नहीं किया आपने? राहुल गांधी जो आज सम सम जो आज लगातार पिछले 2-3 सालों से संविधान को लेकर के बात कर रहे हैं कि संविधान में समता की बात है, न्याय की बात है, सब बराबर है, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पहले से किया जा सकता था। आज सब जो है किताब लेके घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े धार्मिक भेदभाव झेल रहे हैं, आर्थिक भेदभाव झेल रहे हैं, सामाजिक भेदभाव झेल रहे हैं, जिनके लिए संविधान ने शुरुआत में ही कहा था कि किसी किस्म का भेदभाव नहीं हो।
तो ये जो दलित और पिछड़े जो बड़ी संख्या में है, उन्होंने संविधान के महत्व को क्यों नहीं समझा? उनको संविधान का महत्व क्यों नहीं समझाया गया? क्यों उनको धर्म के बाड़े में ही रखा गया? ये बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस ने क्या नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने किया कि संविधान बना के दिया, धर्म ग्रंथ बना के दिया। सबसे भारी वही उपलब्धि, बाकी आप छोड़ दीजिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खदानों का राष्ट्रीयकरण और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, दलितों को भी नेता मंत्री बनाना, फलाना बनाना, वो सब सब किनारे कर दीजिए। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, आज शिक्षा की क्या हालत, गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। खाली भेद अब जो है वो जाति का भेद नहीं है, धर्म का भेद नहीं है, अब अमीरी गरीबी का भी भेद। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया कि गरीब आदमी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे वो तेली हो, चाहे वो दलित हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। ये भी बड़ा भेदभाव, और ये सरकार किस सरकार ने करा? ये नरेंद्र मोदी सरकार ने इस लेवल पे शिक्षा को पहुंचाया। स्वास्थ्य का हाल क्या है? आज गरीब आदमी, किसी भी समाज का गरीब आदमी अपने लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पा सकता, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा ढहा दी गई है। ये 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है वो फ्रॉड कार्ड है। आम आदमियों को उससे लूटा जाता है, उसको प्रताड़ित, अपमानित किया जाता है। आप उन जगहों पे जाइए, आपसे पैसा लूट लिया जाएगा या आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपके साथ वो किया जाएगा कि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सब पैसे के पीछे दौड़ रहा है। सरकार ही पैसे के पीछे दौड़ रही है। आपदा में अवसर, आपदा में अवसर। अब ये आपदा आई है, और ये आपदा मोदी जी ने जानबूझ करके गले ली है, भारत के गले में लटकाई है आपदा। ये युद्ध की जो विभीषिका है, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इज़राइल का ये युद्ध चल रहा है, हम कहीं इसमें स्टेक होल्डर नहीं है। अगर ईरान हार जाता है तो हमको क्या मिलेगा, और अगर अमेरिका हार जाता है तो हमको क्या मिलेगा? हमें दोनों हालत में, चाहे ये हारे, वो हारे, हमें महँगाई गिफ्ट मिलेगी। आज जो तेल और गैस का संकट है, वो हमें गिफ्ट में मिला है। बिना माँगे हमने ले लिया है। हम जा कर के ले आए हैं कि हमको दो। हमको तटस्थ रहने में क्या दिक्कत है? भारत की नीति हमेशा तटस्थता की नीति रही, कि हम जो है तटस्थ रहेंगे और हम कहेंगे कि भैया हम ब्रिज का काम करते हैं, आप दोनों की क्या शिकायतें हैं, बैठिए, हम दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। हम ईमानदारी से पंच परमेश्वर बन करके आपके सामने निर्णय करेंगे। ये भारत का चेहरा था, ये भारत का चरित्र था। नरेंद्र मोदी ने उस चरित्र को, उस चेहरे को खत्म कर दिया। आज भारत जो है वो इज़राइल के साथ खड़ा, अमेरिका के साथ भी खड़ा कहना गलत, क्योंकि ट्रंप वैल्यू नहीं दे रहा है। ट्रंप के साथ अब खड़े नहीं हो सकते, आप इज़राइल के साथ खड़े हो। और इज़राइल दुनिया का एक ऐसा देश के तौर पे एस्टेब्लिश हो गया है, जो अमानवीय देश है, जिसके शासक है क्रूएल हैं, क्रूर हैं, वो दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। जो मानव मूल्य है उसको निपटा देना चाहते हैं। लेबनान में जिस तरह का इज़राइल हमला कर रहा है वो भयानक है। गाँव के गाँव साफ कर दिए। हम ईरान और इस पर बात करते रहते हैं, लेबनान की बात नहीं करते, लेकिन लेबनान की जो स्थिति है भयावह है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। और इज़राइल ईरान से भी ज़्यादा हमला जो है वो लेबनान पे कर रहा है, क्योंकि उसकी सीमा वहाँ विस्तार पाएगी, उसके देश की सीमा बढ़ेगी। और दूसरी तरफ ईरान का नुकसान ये हुआ है कि ईरान जो है, जो हमारा दोस्त था, अगर हम दोस्त होते तो हॉर्मुज़ से हमारे जहाज आते, जैसे चीन के जहाज आ जा रहे हैं। चीन के जहाज आ जा रहे हैं, कोई अवरोध नहीं है उसका। लेकिन हमारे जहाज़ों जहाज़ों को अवरोध है, हमारे जहाज आने नहीं दिए जा रहे। प्रधानमंत्री गर्व से कहते हैं, और इस बात का मीडिया में फैलेगा भी, भक्त मंडलीय शोर भी मचाएँगे, और जो देश के साथ खड़े लोग हैं वो चुप-चाप जाएँगे। वो कहा जाएगा कि देखिए, पहले तो 25 देश से तेल आता था, गैस आती थी। अभी 41 देशों से हम गैस और तेल मँगा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि वो जो गैस और तेल अमेरिका से आ रहे हैं, वो कितना महँगा होगा। अगर आप 10 किलोमीटर से कोई सामान लेकर के आते हैं, और अगर आप 1000 किलोमीटर की यात्रा करके सामान लेकर के आते हैं, क्या वो कीमत बराबर रहेगी? अमेरिका कहाँ है? ईरान कहाँ है? ईरान से चले और पहुँच गए। अमेरिका से चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। जहाज जो आएगा क्या वो पानी से चलेगा? समुद्र के पानी से जहाज चलता है वो। वहाँ जो स्टाफ रहेंगे लंबे समय तक, वो क्या फ्री में आएँगे? लेकिन हमारे देश के नागरिकों को इसकी पड़ी नहीं। उनको लग रहा है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, उनको लग रहा है इस्लाम बचा रहे हैं। भैया न इस्लाम और हिंदू दोनों बच जाएगा, आप नहीं बचोगे। आपकी संतानों की जो भविष्य है वो चौपट हो रहा है। न एजुकेशन, न स्वास्थ्य, और महँगाई की मार इतनी भयंकर पड़ने वाली, जो कोरोना का जो नरेंद्र मोदी ने जो हवाला दिया है, यहाँ कोरोना से मरने वाले नहीं,
अब वहां कोई बीमारी नहीं आ रही है कोरोना, ये कोई बीमारी नहीं, ये भी नहीं हो रहा है कि वहां से बम गिरने वाला है हिंदुस्तान पे। ये महंगाई का इतना बड़ा बम गिरेगा कि आप जो है भूख से मर जाओगे, आप कुपोषण से मर जाओगे, पढ़ाना लिखाना सब खत्म हो जाएगा, जिंदा कैसे रहें ये बैठ के सोचते रहोगे आप। ये स्थिति बनने वाली है, लेकिन आप इस पर चर्चा न करो, आप इस पर बात न करो। क्योंकि बंगाल का चुनाव, चूंकि तमिलनाडु में चुनाव है, चूंकि केरल में चुनाव है, बंगाल जीतना है, असम जीतना है, तो महिला के आरक्षण पे बात करते हैं। आइए महिला आरक्षण पे हम बात करें। अरे महिला आरक्षण पे क्या बात करोगे यार तुम? महिलाओं, जो महिलाएं पढ़ रही हैं, छोड़ दो संसद में, जो महिलाएं पढ़ रही हैं, जो महिलाएं घरों में हैं, जो महिलाएं सड़क पे चल रही हैं, उनके जीवन में क्या बेहतरी आपने क्रिएट की, इस पर बात करिए। कि जो महिलाओं के लिए आपके समाज ने क्या दिया। अभी जो है महाराष्ट्र में भी एप्स्टीन फाइल की चर्चा चल रही है। जो महिला, महाराष्ट्र महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी, उसने क्या किया? उसने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इस्तीफा दे करके वो अरेस्ट भी हो गया अशोक खरात। लेकिन खरात के अरेस्ट होने के बाद भी जो अब जो चीजें निकल के आ रही है, उसमें क्या निकल के आ रही है? उसमें निकल के आ रहा है कि वो जो है महिलाओं के ढेर सारे वीडियोज मिले हैं, और उस वीडियोज में जो है महिलाओं की जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से उसने महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं को इस्तेमाल किया। और ये तमाम लोग, जो बड़े महिला जो अध्यक्ष है, कोई छोटी मोटी महिला तो थी नहीं, और उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब गिरफ्तारी भी हो गई अशोक खरात। लेकिन देखिए इसमें कह रहा है कि देखते देखते करोड़ों में पहुंची संस्थान की संपत्ति। जो फर्जी बाबा है अशोक खरात, जो ज्योतिष बना हुआ था, जिसके सामने मंत्री मुख्यमंत्री सर झुकाते थे, 2025 में संस्थान की संपत्ति बढ़कर 1 करोड़ 81 लाख तक पहुंच गई। नासिक का ये फर्जी बाबा जो, और इसमें देखिए बता रहा है कि ये जो शिवानिका संस्थान है, जो ये बाबा का ट्रस्ट है, आर्थिक लेन देन को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। और ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 20 से 22 के बीच संस्थान की आय बेहद सीमित रही। इस दौरान कुल आय करीब 4,90,000 रुपए के आसपास थी, जबकि 1,60,000 से 1,64,000 रुपए तक का घाटा भी सामने आया। लेकिन 2024 में सारी स्थितियां बदल गई। हालांकि आज पुलिस रिमांड उसका खत्म हो रहा है, तो उसमें साफ साफ आ रहा है कि किस तरह से महिलाओं को इसने इस्तेमाल किया। वो एक विशेष किस्म का जल पिलाता था वो। लोग कहते हैं कि वो हवाई जहाज से लोग मंगाते थे जल के, बड़े बड़े लोग इसके भक्त थे। मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री सर झुकाता है, तो बताइए। और ऐसे तमाम बाबा धर्म के नाम पर जो पाखंड फैलाते हैं, उसको बीजेपी ने बढ़ावा दिया। और आप जो नागरिक हैं देश के, वो इसमें फूले नहीं समाये कि नहीं यार हिंदू धर्म बढ़ेगा कैसे? बाबाओं से हिंदू धर्म नहीं बढ़ेगा। हिंदू धर्म को अगर बढ़ाना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, विज्ञान के साथ चलना पड़ेगा। ईरान ने यह साबित किया है। अमेरिका से जो आज लड़ाई चल रही है, 25वां दिन है, और ईरान कहीं झुका नहीं। उसके तमाम बड़े नेता मार दिए गए, लेकिन ईरान झुका नहीं है। और ईरान कह रहा है कि मेरी शर्तों पर युद्ध खत्म होगा। और अमेरिका जो है घुटने पे है। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और अमेरिका के राष्ट्रपति अब जो है अपने रक्षा मंत्री पर जवाबदेही ढकेल रहे हैं। किसी ने कहा था कि युद्ध करना, तो ट्रंप का क्या है? ट्रंप तो किसी को दोषी ठहरा देंगे, जिसे हमारे यहाँ दोषी ठहरा दिया जाता है। और अब ये हो गया है, जो जो उचित लगे वो करो। प्रधानमंत्री ने कहा, जब की सेना घुसी आ रही थी, जो उचित लगे वो करो। अभी तेल और गैस का संकट है, जो उचित लगो या करो। निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आप। और जो निर्णय लेते हैं वो घटिया निर्णय लेते हैं, फंसने वाला निर्णय लेते हैं। और बताइए कि क्या ये कोई सही निर्णय माना जाएगा कि आप इजराइल के साथ गलबहियां कर रहे हैं? ईरान जिसने साथ दिया आपका, उसके साथ नहीं खड़े हो। किस लिए? ये भी नहीं कहा जा सकता कि हिंदू मुसलमान के नाते। तो फिर सऊदी अरब से क्यों दोस्ती इनकी? यूनाइटेड अरब अमीरात से के साथ क्यों खड़े हैं? क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब के साथ अमेरिका खड़ा है। इनको अमेरिका से दोस्ती करनी, इसलिए अंबानी अमेरिका गए।
इनको लग रहा है कि अमेरिका के साथ, हमारे समाज में कहते हैं लोग कि अगर अमीर बनना है तो अमीरों से दोस्ती करो, गरीबों से दोस्ती करोगे तो अमीरी नहीं आएगी। ये भी मानते हैं कि अरे कहाँ सिद्धांत विद्धांत के चक्कर में पड़ रहा है, सिद्धांत अगर बगाड़ते रहोगे तो तरक्की नहीं करोगे, सिद्धांत को मारो गोली और सत्ता में को लूटने में लगो, लूटो। और आजादी के समय मतलब इतनी कहानियां है, मैं क्या क्या बोलूं। आजादी के समय की बात याद कीजिए, किसके साथ खड़े थे ये लोग, संघी लोग। ये सारे संघी खड़े थे रजवाड़ों के साथ, वो रजवाड़ा चाहते थे, रियासतें बनी रहे। आज वो जो है पटेल को नेता मान रहे हैं, पटेल ने देश को एक, क्या ये देश को एक करने में लगे हुए थे? और अगर लगे होते तो क्या आज देश को एक करना चाहते हैं? एक रखा हुआ है इन्होंने देश को। ये गैर कांग्रेसी प्रदेश है, ये भाजपाई प्रदेश नहीं है, सरकार भाजपा की नहीं है, डबल इंजन सरकार बनाइए। डबल इंजन सरकार बनेगी तो तरक्की होगी। ये क्या है? ये देश को तोड़ने का तरीका है कि जहां भाजपा की सरकार नहीं होगी वहां पैसे नहीं देंगे, केंद्र सरकार से पैसे नहीं जाएंगे, वहां गरीबी आएगी, वहां रोजगार नहीं होगा, वहां नौकरियां नहीं होगी। और फिर जो है इनसे लोग चिढ़ जाएंगे कि अरे ममता बनर्जी की सरकार बेकार है, मोदी जी की सरकार देखिए कितना कमाल काम कर रहा है। ये देश को एक रखने का काम। तो हिंदू मुसलमान भी इनका नहीं, इनका मूल है वो है दौलत के साथ खड़ा रहना। इसलिए पुराने जमाने में जो लोग कहते थे कि ये बनियों की पार्टी है, गलत नहीं कहते थे। नरेंद्र मोदी ने कहा आपदा में अवसर, यही आपदा में अवसर है कि आप मरो, हम कफन बेचेंगे। कोरोना काल याद कीजिए, छोड़ दीजिए वहां जो अभी हवाई जहाज का जो संकट आया था, इंडिगो का, कितने कितने में टिकट बेचे गए। आप याद कीजिए वहां जो पहलगांव में जो घटना हुई थी, कितना महंगा टिकट बेचा गया। आज भी आप सड़क पे जाइए, आप सिलेंडर देखिए कितने महंगा मिल रहा है। जो सिलेंडर 1,000 का मिलना चाहिए वो 4,000 का सिलेंडर मिल रहा है। वो भी आपको धुतकार करके दे रहा है सिलेंडर। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते, ये मनुस्मृति मानते। कई लोग, मैं एक मेरे पुराने मित्र हैं, बड़ा चैनल चलाते हैं, उन्होंने कल लिखा फेसबुक पर कि मनुस्मृति में कई चीजें तो बड़ी अच्छी है। समझ में ही नहीं आ रहा है, संविधान में सारी अच्छी चीजें, तो सारी अच्छी चीजें छोड़ करके कुछ अच्छी चीजें है लेना चाहते हैं। ये कैसा समाज है? ये कैसा देश है? ये कैसे प्रबुद्ध लोग हैं? किन लोगों के देहात में देश का पूरा तंत्र है, इसको समझने की जरूरत। वो चाहे नौकरशाही हो, नौकरशाही चमचागिरी में लगी हुई है, नौकरशाही जो है हिंदू मुसलमान कर रही है, नौकरशाही जो है अमीर गरीब कर रही है, नौकरशाही जातिवाद कर रही है। न्यायपालिका में भी वही चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि देश की सत्ता पर वो पार्टी काबिज है जिसको संविधान पसंद नहीं है, जिसको बराबरी पसंद नहीं। मुसलमान तो पसंद है, मुसलमान की सरकार आजादी से पहले भी सरकार बनाई थी इन्होंने। मुसलमान के साथ गलबहियां आज भी करते हैं, सम्मान लेकर के आते हैं। उनको पसंद है भारत की बर्बादी, कि भारत को कैसे बर्बाद किया जाए। और ये जो देश जो बना है जिसमें सब बराबर है, ब्राह्मण से लेकर के मुसहर तक, इसको कैसे खत्म किया जाए। स्त्री पुरुष का भेद जो खत्म करने के लिए संविधान में लिखा है, कैसे वो भेद बरकरार रखा जाए। और जो इनके साथ नहीं खड़ा है उसको ये नफरत करते हैं। राहुल गांधी से नफरत इसलिए करते हैं। तो ये बड़ा संकट है, और इस संकट से बचने के लिए, सरकार का मुंह बचाने के लिए, सरकार का चेहरा बचाने के लिए ये महिला आरक्षण का पैतरा फिर लेकर के आए। संकट युद्ध का इतना गहरा है कि हमने ईरान को अपना दुश्मन बना लिया है। चीन से हमारी दुश्मनी है, पहले हमारा दुश्मन था चीन। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है कहा था, जो रक्षा मंत्री उस समय थे जॉर्ज फर्नांडिस, कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। मोदी जी नहीं मानते, आरएसएस ऐसा नहीं मानता। आरएसएस मानता है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो कांग्रेस है। बीजेपी मानती है सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस। उसको कांग्रेस को खत्म करना है, क्योंकि कांग्रेस जो है संविधान की बात करती है। संविधान का कितना पालन हुआ कांग्रेस के शासन में, ये अलग डिबेट का विषय है। लेकिन कांग्रेस मनुस्मृति के साथ नहीं, कांग्रेस संविधान के साथ। इनको संविधान नहीं पसंद है, समता की बात पसंद नहीं। इनको पसंद है कि जब मंत्री जी चले तो सड़कें सुनसान हो जाए, खाली हो जाए। क्यों भाई, क्यों दौड़े जा रहे हो? कहाँ दौड़ के जाना है? कौन सा निर्णय ले लोगे 1 घंटा लेट पहुंचोगे तो? आम आदमी जो है 2-2 दिन लेट चलेगा तो कुछ पहाड़ नहीं टूटेगा। प्रधानमंत्री अगर लेट जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कौन सी ऐसी मीटिंग कर दी आपने?
जो कल नहीं हो सकती है, जो 2 घंटे बाद मीटिंग नहीं हो सकती। कैसी ऐसी अर्जेंसी? कहाँ से ऐसी अर्जेंसी आती है भारत में कि जो है भारत का मंत्री, सामान्य मंत्री भी चल रहा होता है, झंडू लाल जो है, उसके पीछे भी जो है 56 गाड़ियाँ दौड़ रही होती है, सड़कों को रोक दिया जाता है आम आदमी के जीवन को। और ड्रामा किया जाता है कि देखिए प्रधानमंत्री की गाड़ी जा रही थी, वहाँ एम्बुलेंस को आगे किया गया। ये ढोंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये ढोंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इनको बराबरी नहीं करना, इनको संविधान नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के नागरिक भी महान हैं, वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, जो बराबरी पसंद नहीं करता है। जो दौलतमंद है, दौलत कैसे भी लूट करके लाया हो, उनको लगता है कि दौलतमंद के साथ रहेंगे तो हमें हमें भी दौलत मिल जाएगी। उनको ब्राह्मण बनना है, सबको ब्राह्मण बनना है। बराबरी नहीं चाहिए। स्त्री है तो स्त्री को जो है कैसे शोषण किया जाए इसी में लगे रहें। औरत ये काम करेगी? हट! तो समाज जैसा समाज वैसी सरकार। बहरहाल खतरा बहुत गहरा है और गहरे खतरे को जो है आँख मूंद लेने से खतरा समाप्त नहीं हो जाएगा, बल्कि खतरे में हम ना फँसे, खतरे में अगर फँस गए तो कैसे बचें, ये रास्ता ढूँढना पड़ेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।